इनवाइट कर दिया है आप आ जाओ, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टू अनदर ब्लॉग। आशा करते हो आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का जो ये वाला मेरा ब्लॉग है ना, इज़ बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस। ओके, कभी कभार ना मुझे इस टाइप का मैसेज आता है कि हमें अमेरिका आना है, आप बुला लो, आप स्पॉन्सर कर दो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर बेस करके मैं एक ब्लॉग बनाऊं और आप सबके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दे दूं इस ब्लॉग के माध्यम से। तो बिफोर स्टार्टिंग द ब्लॉग, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना एंड प्लीज़ कमेंट भी करना। तो आज के वीडियो के माध्यम से चलिए ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये जो इनविटेशन लेटर और जो स्पॉन्सरशिप है ना, वो क्या है, कौन आपको बुला सकता है, कौन आपको इनविटेशन लेटर दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। और अगर आपको ये इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप मिलता है तो क्या होगा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो किसी को इधर बुलाना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। अगर ऐसा होता ना तो मेरे तरह तो इधर बहुत सारे लोग हैं ना, सब अपने फैमिली वाले जो है ना सबको इधर ले आते हैं। इवन मैं भी शायद मेरे फैमिली मेम्बर्स को इधर बुला कर ले आते, लोग भर भर के आते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स एंड योर स्पाउस, आप अपने इवन भाई बहन को भी बुलाना आता है ना, तो भी उसके लिए भी 18-20 ईयर्स का वेटिंग है। मैं जो मेरा इमिग्रेशन वाला जो मेरा वीडियो अपलोड करती हूँ ना एवरी मंथ का, जो USCIS का जो अपडेट आता है उसके ऊपर बेस करके जो मैं वीडियो देती हूँ ना, उसमें मैंने प्रॉपरली डिस्क्राइब करके देती हूँ। मतलब प्रॉपरली लास्ट वाले मंथ का जो वीडियो उसमें मैंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि F4 में, मतलब अगर आप अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को बुलाना चाहते हो तो उसके लिए भी 18-20 ईयर्स का वेटिंग है। तो इट्स नॉट मच ईजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर है, कौन से बेसिस पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी और को भी इधर आप इनविटेशन दे सकते हो या बुला सकते हो। अगर आप किसी को भी इनविटेशन लेटर दे दो ना कि मैंने इनवाइट कर दिया है आप आ जाओ, बट फिर भी वो आदमी या वो बंदा नहीं आ सकता, नहीं आ सकता मतलब आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो इनविटेशन लेटर दे दिया, बट जिसको आपने इनविटेशन लेटर दिया है उसको एम्बेसी में जाकर उसको अपना वीज़ा इंटरव्यू फर्स्ट क्लियर करना पड़ेगा। और वीज़ा के लिए ना बहुत लंबा लाइन रहता है। ओनली जो प्रायोरिटी बेसिस में जिसका जो वीज़ा रहता है ना उसमें जल्दी होता है, बाकी जो टूरिस्ट वीज़ा रहता है या विजिटर वीज़ा रहता है उस सब में बहुत बहुत लंबा लाइन रहता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा इंटरव्यू में दे विल आस्क कि आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्या काम है आपका, मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे विल माइन्यूटली चेक। और ये जो वीज़ा रिजेक्शन है ना उसके लिए उन लोगों को लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। अगर आप उसको, जो एम्बेसी में जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, अगर आप उसका प्रॉपरली आप उसको कन्विंस ना कर पाओ कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों आपको वीज़ा चाहिए, हाँ, तो दे विल इमीडिएटली दे विल कैंसिल योर वीज़ा। उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा इन लोगों को। ये जो वीज़ा मिलता है ना, ये बेसिकली मिलता है प्रायोरिटी के ऊपर बेस करके। ये प्रायोरिटी के ऊपर बेस करके वीज़ास को कैटेगराइज किया गया हुआ है। F1, F2, F2 के दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, F2A, F2B, F3, F4, ऐसा करके इस सारे वीज़ास को कैटेगराइज किया गया हुआ है। तो जो लोग का प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है, मान लो कि कोई US सिटीज़न है तो अपने पेरेंट्स के लिए उन लोगों ने ग्रीन कार्ड का अप्लाई किया है, तो उन लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि दिस इज़ द प्रायोरिटी केस। और मान लो कि कोई इधर का सिटीज़न है, वो हमारे देश में जाकर किसी के साथ शादी कर लिया या ऐसा कुछ है, तो उसको बहुत जल्दी वीज़ा मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ द प्रायोरिटी बेस। तो अगर प्रायोरिटी, ऐसा प्रायोरिटी बेस अगर कुछ हो तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी वीज़ा बहुत जल्दी मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने भी मान लो किसी को इधर घूमने आना है और उन लोगों ने जाकर वीज़ा का अप्लाई कर दिया और B1 B2 का टूरिस्ट वीज़ा का अप्लाई कर दिया या ऐसा कुछ कर दिया, या किसी, मैंने मान लो किसी को इनविटेशन लेटर दे दिया है आप आ जाओ मेरे घर पे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इट्स आपको वीज़ा तभी मिलेगा बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी की कौन से बेसिस पे ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अभी इधर रहती हूँ, हम लोग इधर के US सिटीज़न है, तो मेरे घर पे मान लो कोई शादी है या कोई फंक्शन है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है, जो लोग हमारे देश में रहते हैं, वो लोग इधर आए।
तो मैंने इन लोगों को इनविटेशन लेटर दे दिया और उन लोगों के लिए B1 B2 का मतलब टूरिस्ट वीज़ा का अप्लाई कर दिया। बट मेरे जो अभी फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों को जाकर एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा कि वो लोग क्यों आ रहे हैं इधर, क्या काम है इधर, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें उन लोगों को दिखाना पड़ेगा। अगर उन लोगों का इंटरव्यू क्लियर होता है देन ओनली दे विल गेट द वीज़ा बेस्ड ऑन द B1 B2। बट उसमें भी बहुत लंबा लाइन लगेगा। अगर मान लो कि शादी 1 महीने के बाद है और मैंने इन लोग को अभी इनविटेशन लेटर दिया और बोला कि आप लोग नेक्स्ट महीने में के अंदर जाकर आप इंटरव्यू देकर आ जाओ, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरव्यू मिलना, इंटरव्यू का जो डेट मिलना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। इसके लिए भी बहुत लंबा क्यू रहता है। इंटरव्यू देने के बाद आपको बहुत मिनिमम आपको 4-5 महीना टाइम हाथ में लेकर ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। मिनिमम मैं बोल रही हूँ, उससे भी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इट्स नॉट मच ईजी कि मैंने इनविटेशन लेटर दे दिया भाई अभी और तुम कल आ जाओ, ऐसा नहीं हो। मेन जो थिंग है ना वो है कि ये वीज़ा इंटरव्यू क्लियर करना। ये वीज़ा इंटरव्यू में मतलब वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ये उन लोग के ऊपर है। अगर वो बंदे का दिमाग ठीक रहेगा तो आपको ईजीली इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, आपको मे भी मिल जाएगा। अगर उसका कोई कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम होगा, दिमाग गर्म रहेगा तो आपको अच्छे से पूछेगा वो। और तो जैसे मैंने बोला इन लोगों को वीज़ा रिजेक्शन करने के लिए टाइम नहीं लगता है। मेनली थिंग ना वो लोग देखते हैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितना मतलब कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर रहे हो, आप क्या सही में फिट हो इधर आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ना ऐसे एजेंसीज है, देखना वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमें इतना इतना लाइक 15-20 लाख रुपया दे दो, हम आपका वीज़ा लगा देंगे, आप चले जाओगे। बट ऐसा होगा ही नहीं, ये एकदम फेक है। क्योंकि ना देखो, वो अगर सारा प्रोसीजर भी कर ले, हाँ, फिर भी वीज़ा इंटरव्यू तो आपको ही क्लियर करना है ना। ऐसा तो नहीं ना कि वो बंदा जाकर वीज़ा इंटरव्यू दे देगा अपना पिक्चर छपाकर और आप चले जाओगे उस जगह पर। ऐसा नहीं है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ हो ना तो प्लीज़ आप लोग ये सारे बातों में आना ही नहीं। आप लोग ट्राई टू डू व्हाटएवर, मतलब आप अपने आप से ट्राई करो। अगर आपको आने का ऐसा कुछ प्लान है तो आप अपने आप से ट्राई करो वीज़ा के अप्लाई करने के लिए। वीज़ा अप्लाई करना इज़ नॉट एट ऑल टफ। कैसे अप्लाई करना उसका भी वीडियोस बना हुआ है, आप लोग देख लेना। एकदम इजीली आप B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा रहता है वो सारे चीज़ों का अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एक बार इंटरव्यू क्लियर कर लो ना तो भाई हो गया आपका काम, आप आराम से इधर आ सकते हो। तो एक चीज़ देखो, वीज़ा बेसिकली ना 2 टाइप का रहता है, इमिग्रेंट वीज़ा एंड नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा मतलब जो लोग परमानेंटली इधर आते हैं, हाँ, जैसे कि आकर इधर बस जाते नहीं, तो वो रहता है इमिग्रेंट वीज़ा। एंड नॉन इमिग्रेंट मतलब वो लोग जो लोग टेम्पोररी बेसिस इधर आते हैं, जैसे B1 B2 हो गया, F1 है, वो सारे जो वीज़ाज़ है ना, दीज आर लाइक, और भी बहुत सारे वीज़ाज़ हैं, दीज आर लाइक टेम्पोररी बेसिस, देन यू विल गो बैक टू योर कंट्री। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अभी तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि आपको कौन स्पॉन्सर कर सकता है और कौन नहीं। और अगर आपको स्पॉन्सर लेटर या इनविटेशन लेटर मिले भी तो भी आप आ सकते हो या नहीं, क्या क्या प्रोसीजर है। तो बाय फॉर नाउ, जल्दी मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के लिए। बाय, टेक केयर।